ठीक है। लेट्स सपोज ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, लाइक इसी को ही समझ लें, जैसे यहाँ पे ये इंटरनेट, जहाँ से ये इंटरनेट का आपके पास राउटर लगा हुआ है, ठीक है, ONT डिवाइस। इससे आगे क्या स्विचेस होंगे, ठीक है, और उस स्विच से आगे ऑनवर्ड ये देखिए ये वायरलेस एक्सेस पॉइंट जिसकी बात कर रहा हूँ, ये डिवाइस मल्टीपल डिवाइस, इससे आगे मजीद स्विचेस हो सकते हैं, ये देखिए मजीद वायरलेस एक्सेस पॉइंट्स भी हो सकते हैं और डायरेक्ट डिवाइसेस भी हो सकती हैं, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहला काम इस वायरलेस की डिप्लॉयमेंट के लिए आप वायरलेस सर्वे करते हैं, हीट मैपिंग, ठीक है, वायरलेस सर्वेज करते हैं। उन वायरलेस सर्वेज की मदद से आप लोग इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि लेट्स सपोज 3 किलोमीटर का एरिया है तो उधर कितने एपीज रिक्वायर्ड होंगे। पार्टी हुई थी ना कुछ दिन पहले 900,000 स्क्वायर फीट्स के ऊपर एक काहू वायरलेस सर्वे की, तो उसका मकसद यही था कि ये एपीज लगाने से पहले, इन्हीं वायरलेस एक्सेस पॉइंट्स को डिप्लॉय करने से पहले एक सर्वे किया जाता है। उस सर्वे के अंदर ये चीज़ आइडेंटिफाई की जाती है कि कितने ऐसे एपीज हैं जो उस तमाम तरह एरियाज को कवर कर लेंगे, ताकि अब इसका नुकसान क्या होता है, बगैर सर्वे के लगा दो, एक यहाँ पे लगा दो, एक अगले कमरे में, एक उससे कमरे में रैंडमली लगा दो, उसका नुकसान ये होगा कि इनकी रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स होती हैं, अगर वो बहुत ज्यादा हम ये डिप्लॉयमेंट कर देते हैं तो वो वेव्स की वजह से कंजेशन क्रिएट हो जाती है। फिजिकल जैसे तारों का झुरमुट बनता है ना, इसी तरह से ये फ्रीक्वेंसीज होती हैं इनकी। अगर वायरलेस में भी आपके पास जो है ना, अगर बहुत ज्यादा एपीज लगा दें तो इनकी ये, अब ये क्या, मैंने लेट्स यहाँ से मैसेज लिखा तो मैसेज यहाँ से उड़ गया हवा में, पर लगे उसको जाके ऑस्ट्रेलिया पर लगेगा, या कुछ इसके ऊपर सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, फिर फ्रीक्वेंसीज होंगी जो इसको लेके जाएंगी, वेव्स होंगी। ऐसा ही है, या फिर ये वाईफाई से कैसे कैसे मैं वाईफाई से, अभी मेरे पास कोई फिजिकल कनेक्टिविटी नहीं है, तो इस कैसे मुझे जो है ना कनेक्टिविटी मिली हुई है उस राउटर से, ठीक है, या इस लैपटॉप को भी कैसे उसके साथ जुड़ा हुआ है, ये फ्री रेडियो फ्रीक्वेंसी होती है, वो फ्रीक्वेंसी बेसिकली मैच करती है, और फिर उसके बाद उसी फ्रीक्वेंसी वायरलेस के अंदर ही उनकी कॉन्फ़िगरेशन होती है, पूरा डोरा प्रोसेस होता है, जिसकी वजह से इसको सबसे पहले DHCP के जरिए IP असाइन होता है। जब IP असाइन होगा तो इनकी आपस में रीचेबिलिटी होगी, आर्क रिक्वेस्ट जनरेट हो जाएगी, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, उसके बाद फिर ये आगे डाटा शेयर वगैरह और ये तमाम तर चीज़ें होती हैं। तो उसके लिए बैक एंड पे फ्रीक्वेंसीज होती हैं। जब हम पासवर्ड लगाते हैं ना, हर एक पासवर्ड के ऊपर एक फ्रीक्वेंसी जनरेट हो जाती है, वो पासवर्ड आप दुरुस्त करोगे, दुरुस्त लगाओगे तो वो फ्रीक्वेंसी मैच करेगी, फिर उसके बाद आपकी कनेक्टिविटी बनेगी, ठीक है। तो अब इसके लिए सबसे पहला काम हमने ये करना है कि सबसे अच्छा, ट्रेडिशनल आमतौर पर ये लोग करते नहीं है, लेकिन अच्छी ऑप्शन ये है कि आप सबसे पहले रेडियो फ्रीक्वेंसी सर्वे करो। सर्वे से ये पता, सर्वे क्या, सर्वे के लिए टूल्स होती हैं, तो उसके लिए सबसे बड़ी दुनिया में यूज होने वाली टूल इकाहू है। इकाहू बेसिकली एक उसका एक डिवाइस होती है, इसी तरह की डिवाइस होती है, आपने देखी हुई है ना फताश, 35-40 लाख की वो डिवाइस है, ठीक है। उस डिवाइस में जिस ऑर्गेनाइजेशन में फताश काम करते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के पास क्या है वो डिवाइस, ठीक है। तो उस डिवाइस की मदद से आप लोग बेसिकली वो यहाँ पे ऑन करके, मोबाइल में एक सॉफ्टवेयर होता है इकाहू हीट प्रो, मेरे पास वो सॉफ्टवेयर है, मैं आई थिंक सो मैं आपको दिखाऊंगा। ये इकाहू प्रो के नाम से ये सॉफ्टवेयर है बेसिकली, मैंने इसको डिलीट किया हुआ है, लेकिन बहरहाल इकाहू के नाम से ये सॉफ्टवेयर इकाहू प्रो, इस इस सॉफ्टवेयर की मदद से आप क्या करते हैं, वो जो बिल्डिंग होती है, कोई भी बिल्डिंग जब बनती है तो आपको पता है उसका सबसे पहले मैप बनता है, नक्शा बनता है। नक्शा किस पे बनता है, ऑटो कैड, है ना। उस मैप को ये उठाती है डायरेक्ट, ठीक है, और उस मैप को उठाने के बाद ये उसके ऊपर बेसिकली, मेरे पास कुछ रिसर्च भी मैंने इसके अंदर की थी, अगर मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दिखा दूं, आई थिंक सो मेरे दूसरे लैपटॉप में है, लेकिन आई फिर भी मैं चेक कर लेता हूँ इसको।
ये इस तरह से ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये इसका पूरा मैप है और इस तरह से ये हमें रिजल्ट्स देती है। ये देखिए, ये अब इसमें ये येलो और इन जगहों का मतलब ये होता है, ये साइंस होते हैं कि कहाँ पे आपकी फ्रीक्वेंसीज पहले से मौजूद हैं। ग्रीन एरियाज ये वो हैं जहाँ पे आप एक्सेस पॉइंट्स इजीली डिप्लॉय कर सकते हो, येलो में फिर आपको सोच समझ के डिप्लॉय करने पड़ते हैं। तो इस तरह से ये पूरी डिटेल बहरहाल चीज़ है, आप इसके ऊपर मजीद हम क्लास भी करेंगे। आज हम ज़्यादा अपनी क्लास के ऊपर फोकस करते हैं। बताने का मकसद ये था कि किस तरह से ये वायरलेस सर्वेज परफॉर्म किए जाते हैं। इस वायरलेस सर्वे का मकसद क्या होता है कि आप लोगों को ये पता चल जाता है कि एग्जैक्ट कौन कौन सी जगहों पे आप एपीज लगाएंगे ताकि वो बेस्ट कवरेज दें। क्योंकि बाज़ औक़ात जो होते हैं ना वो ब्लॉकिंग पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, वो ऐसी जगह होती है वहाँ पे एक्सेस पॉइंट आप लगा भी दो, डिप्लॉय कर दो, तो वो आपको कोई रिजल्ट नहीं देते, कोई आउटपुट नहीं देते, वहाँ से फ्रीक्वेंसीज ही नहीं जनरेट होती, फ्रीक्वेंसीज ब्लॉक होना स्टार्ट हो जाती हैं। चलें जी, अच्छा ये हो गया। तो मैं दोबारा से दिखा देता हूँ आप लोगों को। इन सर्वेज इसकी बात कर रहा था। इस तरह से आपका एक बेसिकली ऑटोकैड की एक पिक्चर होती है पूरी, एक नक्शा होता है, एक डायग्राम होती है बिल्डिंग की, उसको इस सॉफ्टवेयर में दिया जाता है, उसके बाद ये उसको करता है। इसमें फिर आगे टाइप्स होती हैं, एक्टिव सर्वे, पैसिव सर्वे, ठीक है। उसके बाद एपी ऑन द स्टिक सर्वे, एपीओज उसको बोलते हैं, ठीक है। चलें जी, ये क्लियर हो गया। उसके बाद अब वायरलेस के स्टैंडर्ड्स होते हैं। जी बताइए प्रीवियस क्लास वाले वायरलेस स्टैंडर्ड्स के बारे में, हम आप बताएं ज़रा। वायरलेस के कौन कौन से स्टैंडर्ड्स होते हैं? जी, IEEE की तरफ से लॉन्च किए हुए वायरलेस के कौन कौन से स्टैंडर्ड्स हैं? 802.11 है सबसे पहले। ये वायरलेस, ये स्टैंडर्ड से मुराद क्या है? चूंकि ये वायरलेस पूरी दुनिया में चलता है, जो चीज़ पूरी दुनिया में एक कॉमन स्टैंडर्ड होता है ना, इसको फिर ताकि इसमें कोई अपनी अमेंडमेंट ना की जा सके, इसलिए इसको पूरी ग्लोबली अप्रूव करवाना पड़ता है। इसलिए रिसर्चर कोई भी रिसर्च जो करते हैं तो वो ग्लोबली अप्रूव होती है, IEEE में जाती है, ठीक है। इसके लिए आपकी भी रिसर्च जो होगी वो IEEE में जाएगी डायरेक्ट, अगर आप उस लेवल के ऊपर अगर पेपर भी लिख गए अपनी रिसर्च के ऊपर तो, ठीक है। 802.11 ये सबसे पहला प्रोटोकॉल है वायरलेस का, ठीक है। 802.11, फिर उसके बाद 11A, ठीक है, फिर 11B, 11 आपके पास आ जाता है G, ठीक है। 11G जो है वो 2.4 गीगाहर्ट्ज को सपोर्ट करता है, और 11B भी 2.4, लेकिन उसके साथ फिर आपके पास, आपको पता है, डेटा रेट और उसके अलावा कवरेज की बात आ जाती है, ठीक है। अभी अभी यही चीज़ जो है ना, आज इसको प्रैक्टिकल करेंगे। DBM जो होता है, डिस्टेंस जो ये कवर करता है, ठीक है, उसी की हम लोग बात करेंगे। फिर उसके बाद 11N होता है, और जो 11B कौन सा 11A जो होता है वो 5 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी को सपोर्ट करता है। मैं जो इसकी गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसीज यूज होती हैं वो 2.4 गीगाहर्ट्ज और 5 गीगाहर्ट्ज, ठीक है। इन दोनों, अब ये वाला कुछ, ये जो ONT होते हैं इनको अब लेटेस्ट जो मॉडल्स आ रहे हैं उन पे तो हैं, लेकिन ट्रेडिशनली सारी 2.4 गीगाहर्ट्ज के ऊपर काम करते हैं। अब ये वाले जो हैं इनके ऊपर आप 2.4 गीगाहर्ट्ज पे भी कन्वर्ट करते हैं और 5 गीगाहर्ट्ज पे भी। 2.4 का मतलब क्या? 2.4 गीगाहर्ट्ज में आपका डिस्टेंस ज़्यादा कवर करता है, बेस्ट रेंज देता है, ठीक है, बेस्ट रेंज देता है, और उसके अलावा उसकी जो बैंडविड्थ थोड़ी कम हो जाती है जैसे रेंज बढ़ेगी। लेकिन जो 5 गीगाहर्ट्ज है उसमें बैंडविड्थ ज़्यादा देता है, रेंज कम सपोर्ट करता है, लेकिन 5 गीगाहर्ट्ज बहुत ज़्यादा अच्छा होता है वो, यानी उसमें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स होता है, ज़्यादा बेस्ट कनेक्टिविटी होती है 5 गीगाहर्ट्ज, ठीक है।
और कुछ ऐसे होते हैं आपको पता है जो दोनों को सपोर्ट करते हैं, जैसे AC है, AX है, ठीक है। अब ये बात आती है वायरलेस मेश की, जो मैं अभी आप लोगों को बता रहा था। ये देखें, जैसे फिजिकल हम टोपोलॉजी में AS को आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं ना, ऑटोनोमस सिस्टम्स, इसी तरह से वायरलेस में भी इनके एरियाज होते हैं, हदूद होती हैं। जैसे ये देखें, एक AP डिप्लॉयड है यहाँ पे एक्सेस पॉइंट, इसका ये सारा एरिया है, ये एरिया ये कवर कर रहा है। अब यहाँ पे इससे कुछ देर दूर एक और AP डिप्लॉयड है, जो कि देखें यहाँ पे आ रहा है, और इसके अलावा यहाँ पे भी डिप्लॉयड है। तो अब ये वाले जो एरियाज हैं, इनको क्या कहेंगे, ओवरलैपिंग एरियाज। यहाँ पे दोनों की फ्रीक्वेंसीज, यहाँ पे मैश क्रिएट होता है। अब ये थोड़ा थोड़ा एरिया इतना चलता है, इसका इतना इशू नहीं होता। जब यहाँ पे होगा ना कोई भी डिवाइस, तो जिसके सिग्नल ज्यादा स्ट्रांग होंगे उसको कैरी कर लेगा वो, सिंपल, ठीक है। लेकिन अगर यही वाली ओवरलैपिंग अगर यहाँ स्ट्रॉन्ग एरियाज में भी दोनों मैश बन जाए, यानी कि ये वाला एरिया यहाँ के बजाय इस AP की जो हदूद है वो अगर इसके स्ट्रॉन्ग इस पॉइंट को अगर छू जाए ना इस तरह से, इसका ये मतलब होता है कि ये क्लियर मैश बन गई है। यहाँ पे फिर वो फ्रीक्वेंसीज की आपस में मैश क्रिएट होना स्टार्ट हो जाती है, और फिर कनेक्शन डिसकनेक्शन आना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे फिर कनेक्टिविटी के इश्यूज आ जाते हैं, इसलिए और यहाँ पे जैसे इस तरह के मल्टीपल पॉइंट्स आपस में कनेक्ट हो रहे होते हैं। तो इन चीज़ों को मेंटेन करने के लिए फिर जो मैश वगैरह वाला एरिया होता है, हम वायरलेस LAN कंट्रोलर के जरिए भी इसको मैनेज कर रहे होते हैं, ठीक है। इन APs को पूरा मैनेज करने के लिए एक और डिवाइस होती है जिसको WLC बोलते हैं, वायरलेस LAN कंट्रोलर। इन सब को सिंगल पॉइंट से मैनेज किया जाता है। जैसे स्विचेस में भी हम उसको फिजिकल कनेक्टिविटी के लिए स्विच यूज़ करते हैं, और उन स्विचेस, सारे स्विचेस को हम कंट्रोल करने के लिए एक VTP सर्वर बना देते हैं। इस तरह से यहाँ पे भी हमारे पास वायरलेस LAN कंट्रोलर बन जाता है, ठीक है, या वहाँ पे कोर स्विच कह सकते हैं हम लोग उसको, ठीक है। तो वी नीड टू हैव अ रेडियो फ्रीक्वेंसी प्लानर टूल टू कंडक्ट दिस टाइप ऑफ आपके पास वायरलेस सर्विस। उसमें मैंने आपको एक एग्जांपल दे दी है, कौन सी, इकाहू की, ठीक है। तो अपॉन बूटअप से मुराद जैसे ही स्टार्ट होता है तो हर एक जो एक्सेस पॉइंट होता है उसको रिक्वायरमेंट किस चीज़ की होती है, IP की। IP कहाँ से, अब IP में इसमें दो तरीके होते हैं, एक DHCP के जरिए किसी से उठा ले, और दूसरा इसका अपना स्टैटिक IP दे सकते हैं अगर फिजिकल कनेक्टिविटी हमने ली हुई है तो, ठीक है। फिर वायरलेस ब्रिजिंग आ जाता है। वायरलेस ब्रिजिंग से मुराद आप वो जो मैंने आपको बताया था पॉइंट टू पॉइंट डिवाइसेस, UBNT की डिवाइसेस, वो भी मैंने आपको प्रॉपर अपना डायग्राम आर्किटेक्चर दिखाया था जो हमने डिप्लॉय की थी। लेट्स सपोज इस ऑर्गेनाइजेशन तक इंटरनेट आया हुआ है, एक ही ISP से ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनेट लेते हैं ना, लेकिन उसकी अगर एक और डिपार्टमेंट है जो उससे कोई 200 मीटर दूर है, लाइक ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे हमने जैज से ले लिया 50,000 का पैकेज, चूंकि एम्प्लॉयज हैं, घर की बात तो नहीं है ना 2,000-3,000 वाला लेंगे। यहाँ पे सारा काम हमारा इंटरनेट में चल रहा है, हम कॉल सेंटर चला रहे हैं, और 2-3 कंट्रीज के साथ हम मैनेज सर्विसेज का काम कर रहे हैं, तो उन सब के लिए अवेलेबिलिटी होना ज़रूरी है। तो हम 200 वाला पैकेज तो नहीं लगवा देंगे, या 2,000 वाला जैसे हम घरों में लगवाएंगे। यहाँ पे तो हमें हाई अवेलेबिलिटी चाहिए, या फिर 2 ISP से कनेक्टिविटी ली होगी, तो उसके लिए फिर यहाँ के लिए अलग, और वहाँ एक रोड के पार दूसरी भी हमारी ब्रांच है, तो रोड के पार के लिए भी हमें इंटरनेट चाहिए। तो क्या उधर एक अलग 50,000 का लेंगे या 20,000 का? नहीं ना। दूसरा काम हम खुदाई भी नहीं कर सकते, मेरी रोड कोई काटने देगा हमें कि मुझे एक तार गुजारनी है, यहाँ से एक स्विच से लेके उधर लेके जाऊंगा, मुझे खोदने दो मेरी रोड को, दे देंगे मुझे, NOC मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। उसके लिए फिर मुझे यहाँ से वहां तक वायरलेस कनेक्टिविटी बनानी पड़ेगी, जिसकी यहाँ पे बता रहे हैं वायरलेस ब्रिजिंग। यहाँ पे एक सोर्स लगाऊंगा, एक एंटीना, वो यहाँ से सिग्नल उठा के फेंकेगा और वहां से वो रिसीव करेगा, और उसके साथ एक केबल लगा के नीचे स्विच लगा दूंगा, उस स्विच तक इंटरनेट पहुंच जाएगा। स्विच तक पहुंच गया तो आप सोचे घर में ही है, कोई मसला नहीं है, आगे कंप्यूटर लगाओ, एक और AP लगाओ, जो मर्जी लगाओ। तो इसको बोलते हैं वायरलेस ब्रिजिंग। ये भी हमने बड़ी डिप्लॉयमेंट्स की हुई हैं, इसके लिए पॉइंट टू पॉइंट डिवाइसेस इस्तेमाल होती हैं। ये देखें, ये वाली डिवाइसेस, ये एंटीना होता है इसका, इस तरह से एक सेंडर लगता है, एक रिसीवर लगता है, ठीक है। इसके जरिए हम बड़े एरियाज को कवर, वो जो मैंने 3 किलोमीटर बताया था, वो हमने उनके दरमियान में रोड्स थी, उनके फिजिकल ग्राउंड्स थे, जो ट्रैक्स, बास्केटबॉल के ग्राउंड्स, तो उन्होंने भी जो शुरू में असाइन किया था प्रोजेक्ट, उसमें उन्होंने वो प्रपोजल्स एक्सेप्ट कर रहे थे जो उनको वायरलेस सोल्यूशन प्रोवाइड करें। कुछ लोगों ने उनको जो है ना प्रोजेक्ट विन करने के भी गुर होते हैं, मैंने जैसे आपको बताया, ये भी आगे चल के बताऊंगा।
तो उसमें कुछ लोगों ने उनको फाइबर के सॉल्यूशंस दिए, तो फाइबर के लिए तो डिगिंग करनी पड़ती, अंडरग्राउंड चूंकि उसको करना होता है, तो हमने उनको वायरलेस सॉल्यूशन दिया, तभी हमारा प्रपोजल एक्सेप्ट हुआ था और तभी हमने वो डिप्लॉयमेंट की थी। तो प्रपोजल जब कोई कंपनी कोई प्रोजेक्ट निकलता है, उसको एक्सेप्ट करने के लिए क्या प्रपोजल देना पड़ता है, क्या डॉक्यूमेंटेशन, यहाँ तक भी हम इंशाल्लाह आगे चल के बात करेंगे। बहरहाल आज की क्लास में थोड़ा सा वायरलेस का अंदाजा हो गया, एपीएस का अंदाजा हो गया। वायरलेस के ऊपर मैं एक और लेक्चर डिटेल में बताऊंगा, उस इकाहू के बारे में बताऊंगा, और इसके थ्योरेटिकल कुछ और पार्ट्स जो इंटरव्यू में आपसे चीजें पूछी जानी है वो भी मैं बताऊंगा। लेकिन आज हमारे पास एक सहूलत मौजूद है, इसको इस्तेमाल करते हुए ये वाली डिवाइस हमारे पास मौजूद भी है, कोई ऐसा मसला नहीं है, फिर मैं दोबारा करवाऊंगा। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर सारा बना हुआ है, जो ट्रबल शूटिंग अक्सर चीज़ है वो चूंकि आपको बतानी है, तो उसके लिए फिर हम अब चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। आप अपना कैमरा ऑन करो और अपनी स्क्रीन शेयर करो, ताकि यहाँ पे जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं उनको भी नज़र आए कि हम क्या कर रहे होंगे। ठीक है, मैं अपनी स्क्रीन शेयर ऑफ करता हूँ। पहले स्क्रीन शेयर ऑफ कर लो आप, और फिर कैमरा जो है ना आप ऑन कर लो। इसमें माइक ऑफ रखना। करो ना, मैं उसकी सेटिंग कर लूँ फिर आगे चलें। बैक पे नहीं जा रहा, मुझे दो। फ्रंट को इधर से ऐसे रख लो और बैठ जाओ, इजीली बैठ जाओ। अब कहने का मकसद ये हमारे पास एक्सेस पॉइंट है सबसे पहले। ठीक है, इसमें अगर मैं पोर्ट्स दिखाऊं आप लोगों को, तो एक इसमें मेन कंसोल पोर्ट होती है। ठीक है, उसके बाद इसमें एक पीओई इथरनेट पोर्ट होती है। अब देखें ना, असद के लिए क्लास मैंने हम रखवाई थी, असद क्लास में आया नहीं है, गूगल मीट में मैंने आज लिंक ही नहीं भेजा हुआ, इसी वजह से। पीओई से मुराद किया पावर ओवर इथरनेट। ठीक है, ये स्विचेस जो होते हैं ना, इनमें से कुछ मॉडल्स ऐसे आते हैं क्योंकि इस एक्सेस पॉइंट को ऑन होने के लिए देखें, वो एक इसके साथ वो एक अडाप्टर लगा हुआ है, पावर अडाप्टर, वो उस डिवाइस में उसके लिए ये अडाप्टर लग के गया है और फिर उसको पावर दे रहा है। लेकिन मुझे बताएं, जैसे यूनिवर्सिटी में मैं कह रहा हूँ, मैं 3 कनाल का एरिया मैंने कवर किया, 100 एकड़ का एरिया मैंने कवर किया, तो हर जगह पे मैं एपी के साथ एक्सेस पॉइंट के साथ बिजली की तार भी लेके जाऊंगा, पहले उसको पावर दूंगा, उसके बाद फिर उसको जो है वो इंटरनेट की केबल दूंगा, तो फिर तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ना। यहाँ पे भी देखें, इसमें पावर की मौजूद है, यहाँ पे भी वही अडाप्टर लगाएंगे, ये पावर ऑन हो जाएगा। लेकिन उसके लिए तो फिर लेट्स सपोज मैंने 50 एपीज लगाने, तो 50 उसी उन एपीज के साथ बिजली की वायर्स भी लेके जानी है, नहीं। उसके लिए फिर मेरे पास ऑप्शन मौजूद होता है, ये इथरनेट केबल जो है ना, इसमें 4 पेयर्स होती हैं, 8 केबल्स। ठीक है, इसमें इसके अंदर ही बिल्ट इन फैसिलिटी अवेलेबल होती है कि कुछ केबल्स जो होती हैं अंदर पावर की होती हैं, कुछ जो है ना डाटा ट्रांसमिशन की होती हैं, और फिर डिवाइसेस होती हैं, पीओई स्विचेस मौजूद होते हैं। अगर तो पीओई स्विच आपके पास है तो देन इट्स ओके, सबसे बेस्ट है। बस स्विच से आप वायर लेके जाओगे, एक्सेस पॉइंट पे लगाओगे, एक्सेस पॉइंट स्टार्ट भी हो जाएगा और उसको इंटरनेट भी मिलना स्टार्ट हो जाएगा, दोनों काम, इसको पावर भी मिलेगी, इंटरनेट भी मिलेगा। इसको बोलते हैं पीओई, पावर ओवर इथरनेट। समझ गए बात को। दूसरा ऑप्शन, अगर स्विच पीओई नहीं है और आप जैसे घर में अगर आपने इस एक्सेस पॉइंट को लगाना है, और आप किस तरह से स्विच परचेज करोगे, 25,000 30,000 का, कम से कम 8 पोर्ट्स का स्विच आता है पीओई स्विच, वो 18-20,000 का स्विच आता है। तो आप स्पेशल इस एक एपी को घर में लगाने के लिए 20,000 का स्विच परचेज करोगे, नहीं। उसके लिए फिर आपके पास 400-500,000 में भी काम हो जाएगा। ये डिवाइस होती है, इसको पीओई इंजेक्टर बोलते हैं, पीओई इंजेक्टर। इसका बेनिफिट ये होता है, एक साइड पे हम लोग इसको, बैक साइड पे आम घर में जो आपके लैपटॉप्स कंप्यूटर स्विचेस जिसके केबल से ऑन होते हैं, ये डायरेक्ट आप अपने रैक में लगा के रख लो, यहाँ पे जिस स्विच से इंटरनेट जा रहा है, स्विच से वायर इसमें लगाओ इंटरनेट वाली, देखो डेटा इन है एक और एक डेटा आउट है।
एक साइड से इंटरनेट यहाँ पे लगा दो, ये केबल जाके आपको एक्सेस पॉइंट 100 मीटर पे आता है, 200 मीटर पे आता है, जितने भी एरिया पे आता है 100 मीटर के अंदर ही हम रखते होते हैं इंटरनेट की कनेक्टिविटी को, तो उस पर आप लगा दो तो आपको इंटरनेट मिल जाएगा। पावर आपको लेके जाने की, बिजली की तार आपको लेके जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये देख लें, बैक साइड से इसको पावर देनी है पहले, फिर फ्रंट साइड पे इस पे एक डेटा इन और डेटा आउट है। अभी मैं कनेक्ट करके दिखाता हूँ। अब ये जो एक्सेस पॉइंट है इसके क्या फीचर्स हैं? इस एक्सेस पॉइंट के ये फीचर्स हैं कि इसको आप लोग वायरलेस में भी एक्सेस तो कर सकते हैं, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट इस एक्सेस पॉइंट को आप कंसोल एक्सेस लेके CLI में भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, और इसकी वेब एक्सेस लेके GUI में भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन इसके हम GUI में करते हैं, कुछ कॉन्फ़िगरेशन CLI में करते हैं, इसलिए मैं आपको इसकी CLI की भी एक्सेस, CLI से मुराद कमांड लाइन इंटरफेस, GUI से मुराद ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, इन दोनों की एक्सेस में लेके आपको कॉन्फ़िगर करना सिखाऊंगा। ठीक है, अब इसकी कनेक्टिविटी कैसे बनानी है, सबसे पहले ये चीज़ है, हम सबसे पहले इस POE इंजेक्टर को स्टार्ट करेंगे। आप ये लगाइए वहां पे, इस तरह से ये POE इंजेक्टर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ये इसकी POE पोर्ट है, यहां से हम लोग एक POE पोर्ट आउट करेंगे। ये पैच कार्ड्स हैं, ठीक है हमारे पास, ये कौन से हैं, स्ट्रेट है या क्रॉस है? हाँ, आपको ज्यादा पता होना चाहिए। हाँ, ये हमारे पास, यहाँ से हम पावर आउट करेंगे और इस एक्सेस पॉइंट में हम लोग इस पावर को इन कर देंगे, और इसकी कौन सी पोर्ट में लगाएंगे? POE पोर्ट। और ये कंसोल पोर्ट, जो कंसोल का कलर है, कंसोल के बारे में तो सारे अवेयर हैं। ठीक है, कंसोल से मुराद होते हैं इन डिवाइसेस को कॉन्फ़िगर करने के लिए हम एक्सेस लेते हैं। वो जो स्विचेस पड़े हुए हैं आपके सामने, ये राउटर्स पड़े हुए हैं, वो पड़े हुए हैं, इन सब को हम कॉन्फ़िगर करके ऑर्गेनाइजेशन में डिप्लॉय करते हैं। आपकी प्रैक्टिस के लिए डिवाइसेस हैं, तो इनको कॉन्फ़िगर करने के लिए इनकी कंसोल एक्सेस लेनी पड़ती है। ठीक है, तो अब ये जैसे ही POE हम यहाँ पे इन करेंगे तो ये देखिए ऑन, यहाँ ये कलर आपके पास आ जाएगा, इट्स मीन दैट ये स्टार्ट होना, ऑन होना स्टार्ट हो गया, ये बूट हो रहा है। क्या हो रहा है? बूट हो रहा है। उसके बाद हम लोग सबसे पहले इसकी कंसोल को भी हम लोग कंसोल एक्सेस भी ऑन कर लेंगे। उसके लिए कंसोल केबल USB साइड, USB टू RJ45 है। ठीक है, ये हम लोग एक साइड हम लगा देंगे इसको एक्सेस पॉइंट की कंसोल पोर्ट में, और इसकी जो दूसरी USB वाली साइड होगी, अब उसके लिए मैं माइक को ऑफ कर देता हूँ कुछ देर के लिए। यहाँ से भी आपको आवाज़ आ रही होगी थोड़ी सी, अगर उसमें इशू हुआ हम अपने लैपटॉप की USB पोर्ट में लगा देंगे। फिर तीसरा कनेक्शन क्या बनाना है? तीसरा कनेक्शन हम लोगों ने ये बनाना है, क्योंकि इसकी एक्सेस हमने GUI एक्सेस भी लेनी है, फिर हमने इसकी जो जैसे अब यहाँ से इंटरनेट जो आएगा लैपटॉप में और जो सारी चीज़ें होंगी, अब ये अगर तो हमारे पास अभी हमने अपने लैपटॉप में लेके कॉन्फ़िगर करना है, उसके लिए हम लोग इस POE इंजेक्टर की लैन पोर्ट को अपने लैपटॉप के साथ लगा देंगे। लेकिन अगर हम लोग इंटरनेट के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं तो उसकी इस लैन पोर्ट को हम लोग आगे इंटरनेट में लगा देंगे। ठीक है, चलें जी, अब हम इसकी दूसरी डेटा इन को यूज़ करते हैं, जहाँ से आएगा इसको डेटा, और हम अपने लैपटॉप की इथरनेट पोर्ट में इसको प्लग इन कर देंगे। चलें जी, टोपोलॉजी समझ आ गई? टोपोलॉजी समझ आ गई, इसको कहते हैं टोपोलॉजी अरेंजमेंट्स की हम लोगों ने इनकी। ठीक है, अब हम लोग इसके बाद सबसे पहले इस किसी भी डिवाइस को एक्सेस करने के लिए उसका IP पता होना चाहिए। तो IP अभी हमें बाज़ डिवाइसेस अगर ये पिन पैक बॉक्स से निकाली है अगर, तो फिर तो इसका डिफ़ॉल्ट IP होता है 192.168.0.1, लेकिन अभी चूंकि ये कॉन्फ़िगर डिवाइस है, अब हम लोग इसको एक्सेस करने के लिए इसका IP तलाश करेंगे। IP तलाश करने के लिए हमें इसकी CLI में जाना पड़ेगा। क्या हुआ आपको? अच्छा, मैं समझा बोर हो गए। चलें जी, उसके लिए हम अब CLI में जाते हैं, मैं साथ ही इन पैरेलल स्क्रीन शेयर कर देता हूं। जी, दोनों काम हो गए। पुट्टी में जाके हम इसको एक्सेस करेंगे, और पुट्टी में स्पेसिफिकली ये सीरियल हमारे पास, अब तो कॉम्बिनेशन मुझे नहीं पता क्या बना है,
उसके लिए फिर मैं डिवाइस मैनेजर में चला जाऊंगा, जाके देखूंगा कॉम्बिनेशन क्या बना है। पोर्ट्स में आगे क्या यूएसबी सीरियल पोर्ट कॉम 7 बन गया यहाँ पे, इसको हम प्रेस कर दिया और अब इंटर। ठीक, अब हमें इसकी एक्सेस मिल जानी चाहिए थी। क्यों नहीं मिली? क्योंकि ये वाली जो कंसोल केबल है ना, इसकी थोड़ा सा अडाप्टर लूज है यहाँ से, वो भी मुझे पता है। ठीक है, चलें जी, अब मिल जाएगी, ये मिल गई। ये एपी इसका नाम है, एक्सेस पॉइंट की हमें CLI की एक्सेस मिल गई। पहली कमांड वही है, इनेबल, चूंकि सिस्को के इन्वायरमेंट में हम लोग चाहे राउटर की कॉन्फ़िगरेशन करें, स्विच की करें या फिर फायरवॉल की करें, पहली कमांड आपकी सेम होगी। ठीक है, अब पासवर्ड इसका जो है ना, वो मैं लगा देता हूँ, आपको बता दूं। चलें जी, अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट कमांड क्या होती है आईपी चेक करने के लिए, वही शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। तो ये इसका डिफॉल्ट आईपी जो है, इसका जो इंटरफेस होता है ना, उसको BVI कहते हैं, BVI1 इंटरफेस होता है, जिस पे हम इसका मैनेजमेंट आईपी देते हैं। ठीक है, इंटरफेस इसको अगर चेंज करना हो इस आईपी को, तो आप कैसे चेंज करेंगे? ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाएंगे, इस BVI1। ठीक, ये देखें सब इंटरफेस हो गए, यहाँ पे आप आईपी दे सकते हैं। अभी तो ऑलरेडी है, तो इसलिए मुझे ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको बताना था। यहाँ से आपने आईपी ट्रेस कर दिया। इन केस आपके नेटवर्क में कोई और आईपी चल रहा है, आपको उसी नेटवर्क का आईपी देना पड़ेगा यहाँ पे जाके, तभी ये एक्सेस होगा इंटरनेट के अंदर स्विच की मदद से, जब आप इसको PoE स्विच की मदद से एक्सेस कर रहे होंगे। ठीक है, चलें, ये करने के बाद आपने अपने GUI इंटरफेस में चले जाना है, वही सेम आईपी यहाँ पे आपने पेस्ट कर देना है, 192.168.10.4। जैसे ये प्रेस करेंगे तो आपको एक्सेस मिल जानी चाहिए। देखें, अब कह रहा है कि आप यूजर नेम पासवर्ड दें, तो तब आपको ये कौन सी पासवर्ड में एक्सेस मिलेगी? ये जो वेब एक्सेस करती है, GUI होती है, ग्राफिकल यूजर। पहले कौन सी थी? CLI। ठीक है, चलें जी, उसके लिए हम यूजर नेम है इसका एडमिन और पासवर्ड है। ठीक है, लेट्स सी, मैंने शायद सही नहीं लिखा, 192। टोपोलॉजी समझ आ गई ना सबको? बस इट्स ओके, थक गई होगी आप। अब चूंकि स्क्रीन सबको नज़र आ रही है, विजिबल है, इससे ऑनवर्ड हम जो भी काम करेंगे वो यहाँ पे होगा। आई थिंक मैंने गलत यूज़र नेम लगा दिया है। नहीं, इट्स ओके, हम इसका दूसरा तरीका भी होता है। स्टार्ट कर दिया मैंने। ठीक है,
No, it's okay. पहले चेक कर लो। तो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, हाँ स्टेटस तो आपका इसका। हाँ फायरवॉल मैंने आप चूंकि लास्ट टाइम मैंने इस पूरे की जियो एक्सेस लिया उसे कॉन्फ़िगर किया। अच्छा there is a problem with this patch card actually. ठीक है हम ये पैच कार्ड रिप्लेस करते हैं।
पावर ऑन हो रहा है। ये रियल एनवायरनमेंट में इस तरह की ट्रबल शूटिंग आपको फेस करनी पड़ेगी, इससे घबराइएगा ना, ठीक है। बाज़ औक़ात पूरा पूरा दिन लग जाता है, क्यों फताश शफात? पावर में भी कोई इशू आ रहा है, दैट्स वाई ये एक्सेस भी नहीं हो रही। ये एक पैच कार्ड में चेक करना चाह रहा था कि इस पैच कार्ड में कोई इशू है। चेक करो ज़रा बाहर पैच कार्ड अगर है एक तो ले आओ। मैंने पैच कार्ड रिप्लेस करके चेक किया है, ये जो ब्लू वाला पैच कार्ड है ना, ये मुझे पहले भी डिस्टर्ब कर रहा था, तो इसी पैच कार्ड में कोई इशू है। तब तक मैं आपको वो बता देता हूँ जो इशू फेस करना पड़ रहा था क्लाइंट को, ताकि आपको ट्रबल शूटिंग का अंदाज़ा तो हो क्लास में। बाकी एक्सेस करना आप लोगों ने सीख लिया, टोपोलॉजी यही है जिसकी मदद से आप लोग इसको एक्सेस करोगे। और उसके साथ साथ मज़ीद हम लोग बात कर देते हैं रिक्वायरमेंट की। ये लगाएं, इस ब्लू वाले को इससे रिप्लेस करें। चल रहा था वहाँ पे? नहीं सर, वो तो वैसे रैंडमली नीचे पड़ा हुआ था। मुझे दिखाओ क्रॉस था, चेक किया, आप चेक करो। नहीं है, क्रॉस नहीं है, स्ट्रेट ही, स्ट्रेट है। क्रॉस के बोले ना करिए सर, वो ऐसे रैंडमली पड़ी थी। तो आप चेक क्यों नहीं किया आपने? ये चेक करो, ये क्रॉस है या स्ट्रेट है? वाइट ऑरेंज, ऑरेंज किधर से स्टार्ट हो रहा है, वाइट ग्रीन, ग्रीन इधर से स्टार्ट हो रहा है, तो ये स्ट्रेट कैसे है? उसको चेक करो, दूसरी वाली, ये तो नहीं चलेगी, ठीक है। नहीं बनाना सर, तो ये प्रैक्टिस इसलिए कहते होते हैं किया करो।
बैठें। ठीक है, ये एक क्लाइंट की क्यूरी थी हमारे पास, मैं उसको शेयर करता हूँ आपके साथ। Let me check. ये ट्रबल शूटिंग थी इस मॉडल की, जिस पे मैंने फाइनली रात को रिपोर्ट सबमिट करवाई थी। 2700 ये एक्सेस पॉइंट था, जिसमें जो इसमें स्पेसिफिकली इसका मॉडल था। इशू ये रिपोर्ट हुआ था एक्चुअली कि कनेक्टिविटी उसकी हो रही थी, इंटरनेट उसका चल रहा था, लेकिन उनको प्रॉब्लम ये फेस करनी पड़ रही थी कि 2.4 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के ऊपर वो 16 dBm से ज़्यादा पावर नहीं आ रही थी। ठीक है, और 16 dBm पावर से मुराद ये है कि उनकी रेंज कम हो रही थी। अभी मैंने आपको जैसे बताया था कि 2.4 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के अंदर आपकी रेंज ज़्यादा होती है, जबकि बैंडविड्थ कम। जबकि 5 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के ऊपर आपकी रेंज जो है वो कम होती है, लेकिन आपकी बैंडविड्थ ज़्यादा होती है। लेकिन यहाँ पे जो 2.4 गीगाहर्ट्ज में इसकी डाटा शीट के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट जो इसकी फ्रीक्वेंसी होती है वो 23 dBm तक होती है। आप देख सकते हैं 22 dBm 2.4 गीगाहर्ट्ज के अंदर ये 22 dBm को सपोर्ट करता है। लेकिन क्लाइंट के पास ये जब एक्सेस पॉइंट था तो ये देखें आप, ये इसका बेसिकली GUI इंटरफेस है जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था। इधर से देख लें, बात तो एक ही है। ठीक है, तो ये 16 dBm तक शो करवा रहा था, 16 dBm से ज़्यादा नहीं। अब हमने इसके लिए फिर ट्रबल शूटिंग स्टेप्स क्या लिए और पूरी रिपोर्ट। इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में हम लोगों ने जैसे ऑन किया, ये पावर ऑन सेटअप होता है जो मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, उसके बाद फिर हमने डिस्टेंस टेस्टिंग की लैब एक इन्वायरमेंट के अंदर हमारी टीम ने, कि जिसमें हम लोगों ने इस एक्सेस पॉइंट को इंटरनेट के साथ कनेक्ट किया और वाकई चेक किया, डिफरेंट रेंजेस के ऊपर जाके स्पीड टेस्ट करके, फ्रीक्वेंसी टेस्ट करके चेक किया और वाकई ऑब्जर्व किया ये 10 मीटर की रेंज के बाद जो है ये डिसकनेक्टिविटी आना स्टार्ट हो जाती थी। ठीक है, और फिर हमने फिर्मवेयर का मॉडल चेक किया, ये इनिशियल टेस्टिंग थी। फिर हमने कॉन्फ़िगरेशंस को देखा, तो कॉन्फ़िगरेशन के अंदर एक प्रॉब्लम थी इसकी बाय डिफ़ॉल्ट, वो ये कि डाटा रेट की सेटिंग जो है वो बेस्ट थ्रूपुट के ऊपर कॉन्फ़िगर्ड था, जबकि इसकी जो बाय डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए वो बेस्ट रेंज के अंदर होनी चाहिए। ठीक है, जिसका मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट, उसका भी मैंने रिपोर्ट में पेस्ट किया हुआ नीचे। ये पहले ये बेस्ट थ्रूपुट के ऊपर सिलेक्ट था, उसके लिए फिर मुख्तलिफ जो है ना यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज मैच होती हैं, तो हमने इसको बेस्ट रेंज के ऊपर सिलेक्ट किया। बेस्ट, चूंकि बेस्ट थ्रूपुट से मुराद ये होगी कि वही आउटपुट जैसे 5 गीगाहर्ट्ज की तरह फ्रीक्वेंसी अच्छी देगा, वो कहाँ पे 2.4 पे, लेकिन उसकी रेंज कम हो जाएगी। एक तो इनिशियल इशू यहाँ से रिजॉल्व हुआ, और उसके बाद इससे आपकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो गई कुछ। और दूसरा इसका जो फर्मवेयर था, iOS था, वो पायरेटेड था। हमने इसका अपग्रेडेड iOS कॉन्फ़िगर किया। ठीक है, ये जो iOS था, ये iOS इसका बाय डिफ़ॉल्ट था, और ये पायरेटेड था। इसको हम लोगों ने अपग्रेड किया यहाँ से। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन, उसके बाद जो इसकी बाय डिफ़ॉल्ट सारी कॉन्फ़िगरेशन थी, बाद औक़ात उसको भी रीसेट करने से इश्यूज रिजॉल्व हो जाते हैं। यानी ये 4 स्टेप्स हम लोगों ने इसकी ट्रबल शूटिंग पे परफॉर्म किए। जब ये ट्रबल शूटिंग हम लोगों ने परफॉर्म कर दी और ये सारी कॉन्फ़िगरेशन रीसेट करके हमने दोबारा से की, तो फिर हमें जो आउटपुट नज़र आई वो ये आउटपुट थी, जहाँ पे ये 23। ठीक है, पहले 16 था इसका मैक्सिमम जो है क्लाइंट की तरफ जब था, ये मैं आपको दिखाऊं तो ये देखें ये 16 शो करवा रहा था। ठीक है, 16 dBm इसकी फ्रीक्वेंसी थी, जबकि
जब हमने इसको ये सारे स्टेप्स फॉर्म किए तो ये 23 और वो 10 मीटर वाली रेंज जो है तकरीबन 25 से 30 मीटर तक चली गई। हम लोगों ने फिर उसके बाद फाइनल इन्वेस्टिगेशन के लिए फाइनल स्टेप्स किए तो उसकी रेंज इंक्रीज हो गई। ठीक है, 2.4 के ऊपर हम लोगों ने बता दिया इनको कि ये इतने 40 मेगावाट तक चला गया, और उसके लिए फाइनल फिर हम लोगों ने ये सारी रिपोर्ट जनरेट करवा के ये फाइनल क्लाइंट को हमने भेज दिया। तो अब इसको बस इस रिपोर्ट के साथ हम लोगों ने डिस्पैच करना है। तो ये बेसिकली इसकी कॉन्फ़िगरेशन का तरीका, ये कॉन्फ़िगरेशन तो नहीं बताई। अब इसी कॉन्फ़िगरेशन में हमने क्या करना होता है वो वर्बली मैं बता देता हूँ, क्योंकि जीयूआई एक्सेस की कोई प्रॉब्लम है किसी वजह से, तो हम अपने जो अपना लैब का एक्सेस पॉइंट है हम नेक्स्ट क्लास में या फिर जब हम लोग नेक्स्ट एक्सेस पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे वायरलेस के ऊपर, तो हम उसके मदद से हम लोग कॉन्फ़िगरेशन कर लेंगे। लेकिन जो इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है उसका मेन पार्ट ये होता है कि एक तो हमने 2.4 गीगाहर्ट्ज़ और 5 गीगाहर्ट्ज़ दोनों फ्रीक्वेंसीज के ऊपर हम लोगों ने इसको कॉन्फ़िगर करना होता है। ठीक है, ताकि जब आपकी रेंज कम रेंज के अंदर कनेक्टिविटी हो वहाँ पे बेस्ट थ्रूपुट भी मिले। ठीक है, तो और जब रेंज ज़्यादा हो फिर 2.4 से कनेक्ट होके, या फिर इसके अलावा एक और चीज़ होती है, कुछ ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो जस्ट 2.4 गीगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी को सपोर्ट करती हैं, और कुछ ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो 2.4 और 5 दोनों की फ्रीक्वेंसीज को सपोर्ट करती हैं। तो उन केस में हमें फिर दोनों को ही कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। वन थिंग इज दैट, एंड सेकंड थिंग इज दैट कि इस एक्सेस पॉइंट में एक प्रॉब्लम और थी कि ये सिस्को की ओरिजिनल वेबसाइट से हमने जाके चेक किया कि जो 2700 सीरीज़ के एक्सेस पॉइंट्स हैं इनमें इस तरह की कनेक्टिविटी के इश्यूज आते हैं, जैसे अभी हमने भी फेस किए हैं, क्योंकि ये रिटायर्ड मॉडल है। आजकल 9000 सीरीज़ के एक्सेस पॉइंट्स आ चुके हैं, उससे पहले देखें इससे प्रीवियस सारे मॉडल सारी सीरीज़ आई होंगी, तो ये काफ़ी एक आउटडेटेड मॉडल है ये वाला। एक हमारे पास जो लैब में है वो इससे अपग्रेडेड है, वो 3500 सीरीज़ का है, 3502। तो ये इसकी वजह से भी एक प्रॉब्लम है कि सिस्को एरोनेट 2700 सीरीज एक्सेस पॉइंट्स प्रोडक्ट लाइन इज रिटायर्ड एंड इज नो लॉन्गर सपोर्टेड बाय सिस्को। ये रिटायर्ड मॉडल है। ठीक है, ये भी आप लोग इसको याद रखिएगा इसके वजह से। तो फिर्मवेयर को हमने इसके ऑटोनोमस सिस्टम के ऊपर डिप्लॉय किया और अपग्रेड किया, और वो ये इसका फाइनल रिजल्ट था। तो ये बेसिकली तरीका और ये ट्रबल शूटिंग स्टेप्स जो मैंने आप लोगों को बता दिए इसको एक्सेस करने के बाद। तो ये था थोड़ा सा एक मुख्तसर सा तारफ भी। वायरलेस एक्सेस पॉइंट्स कहीं आपको डिप्लॉय करने पड़े तो कम से कम आपको उनको एक्सेस करना, कॉन्फ़िगर करना, CLI में जाके IP देखना, ये तमाम तर चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, हम लोग एक ट्राई और करते हैं, उसके बाद लेट तो नहीं हो रहे ना आप लोग? इशू आ गया जी, जब डिलीवर किया जाएगा क्लाइंट को भी डिवाइस दी जाएगी दोबारा, हाँ, वो दोबारा अगर इशू अब तो हमें इनकी कॉन्फ़िगरेशन एक्सेस करें, उसने कॉन्फ़िगरेशन तो नहीं, उसने इंटरनेट लगा के यूज़ करना है, इंटरनेट लगा के यूज़ करेगा अपने नेटवर्क, उसके नेटवर्क का हमने IP ऑलरेडी असाइन किया हुआ है तो चल जाएगा। इशू तो हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन एक्सेस करने पे आ रहे हैं ना, उसने कॉन्फ़िगरेशन तो नहीं एक्सेस करनी। ये जो अंदर सेटिंग्स की खराब हुई थी जी, इस वजह से हो सकती है। ये ऑटो सेटिंग्स होती हैं, ये ऑटोमेटिकली अपनी रेंज सेलेक्ट करता है, ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें सेट की जाती हैं, इसलिए इसमें जो है ना आप इसकी मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन भी कर सकते हैं, ऑटो भी कर सकते हैं। ऑटो वाली जो होती हैं जब अपनी फ्रीक्वेंसीज चेंज होती हैं फ्रीक्वेंसी से तो आपकी सेटिंग चेंज हो जाती हैं। फिगर में एक स्टॉर्म फाइबर का लगा हुआ है, उनकी भी डिवाइस है ना, तो उसमें अक्सर एक इशू आ जाता है चैनल कॉन्फ्लिक्ट का। जी, तो वो यही इशू है जी, एग्जैक्टली। ये होता है सर, वो मुझे कहते हैं कि आप ऐसा करें, आप अपनी डिवाइस खुद ही एक्सेस करें एडमिन पासवर्ड लेके, हाँ, और आपका जो चैनल कॉन्फ्लिक्ट है वो बताएं। बिल्कुल। तो वो मैं एक्सेस करता हूँ, देखता हूँ, तो उसमें 2.4 और 5 गीगाहर्ट्ज़ के लिए ना चैनल कॉन्फ्लिक्ट की रेंज होती है 1 से तकरीबन 13। ठीक है, चलें जी, एक्सेस भी हो गया, उसकी बात करते हैं हम लोग। अब ये इशू क्या था, वही पावर, ये जो हमारी फॉल्टी केबल थी उसको पावर वाली साइड पे हमने शिफ्ट कर दिया, दूसरी वाली को यहाँ पे कर दिया, क्योंकि ये पावर यहाँ से नहीं ऑन हो रही थी इथरनेट केबल, इस वजह से मैंने इसको डायग्नोज कर दिया था। ये होता है इसका होम पेज एक्सेस करते हैं तो। ठीक है, इससे आगे आपके पास ये GUI एक्सेस कहलाती है। इसके अंदर सबसे पहले अगर हम सिक्योरिटी में जाएं तो यहाँ पे SSID मैनेजर होता है, या फिर उससे पहले भी हम अगर नेटवर्क में चले जाएं और यहाँ पे
अगर हम समरी में चाहें या फिर नेटवर्क इंटरफेसेस में चले जाएं तो ये इसकी फ्रीक्वेंसीज हैं। देखिए 2.4 गीगाहर्ट्ज़ ये भी आप है और 5 गीगाहर्ट्ज़ ये दोनों हमने इसकी कॉन्फ़िगर की हुई हैं, ठीक है। और अगर वायरलेस में जाएं तो और सिक्योरिटी में और यहाँ पे जो है ना इसकी कॉन्फ़िगरेशन हुई हुई है, ये SSID मैनेजर में जाएं तो ये इट टेक्स टाइम, ठीक है, लोड होने में, ये याद रखिएगा। क्योंकि GUI इसीलिए CLI को प्रेफर किया जाता है। लिनक्स जो है वो विंडोज से इसलिए स्ट्रांग है कि वो CLI बेस्ड है, फौरन से लोड होती है। GUI इंटरफेस जो होता है वो लोड होने में टाइम लेता है, ठीक है। ठीक है, ये आ गई एक सिस्को API है 2.4 पे 5 पे इरफान, हमने ये दो एक्सरसाइजेज कॉन्फ़िगर की हुई। लेट्स सो इसकी बात करें तो यहाँ पे हम लोगों ने इसका ये IP सिक्योरिटी वगैरह सिक्योरिटी प्रोटोकॉल सेट किए हुए हैं। फिर उसके बाद हाँ ये इसकी सारी कॉन्फ़िगरेशन आ गई। चूँकि ये हमने ऑटो रखा हुआ है, बस आप लोगों को इसके बारे में इतना पता होना चाहिए। और फिर उसके बाद हम नई अगर SSID यहाँ पे बनाएं तो नई भी बना सकते हैं, न्यू पे क्लिक करें, ठीक है। यहाँ पे SSID का नाम, ठीक है, उसके अलावा ऑथेंटिकेशन की टाइप, ठीक है, और उसके बाद की मैनेजमेंट की आप अगर कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं वो, और उसके बाद इसका इंक्रिप्शन भी आप इसमें इनेबल कर सकते हैं। इंक्रिप्शन कैसे होगी, वो जो हम लोग बात कर रहे होते हैं DES AES, तो AES 128 बिट भी आती है, ठीक है, AES CCMP भी आती है। ये मुख्तलिफ इंक्रिप्शन के आगे मजीद टाइप्स बनी हुई हैं। तो ये वो जो इंक्रिप्शन हम पढ़ रहे थे डाटा एक्सचेंज के लिए, ये सारी इंक्रिप्शन कौन सी हैं, डाटा एक्सचेंज के लिए इस्तेमाल होती हैं, ठीक है। तो इंक्रिप्शन भी आप यूज़ कर सकते हो। और बाकी फिर इसमें अगर सिक्योरिटी अप्लाई करो, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम्स भी, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी, आप मल्टी फैक्टर प्रोटोकॉल भी आप लगा सकते हो, ठीक है। और उसके स्टैटिस्टिक्स अगर आपने लगाए हुए हैं कि कोई अटैक अगर आया है, इंट्रोडर और मास्कफिजर की बात हम लोग जब कर रहे थे, मास्कुलेटर और मिसफिजर की, तो उससे आप इसको भी वेरीफाई कर सकते हो। एडमिन लेवल के एक्सेस के लिए आप यहाँ पे यूज़र नेम, जैसे हमने ये यूज़र नेम पासवर्ड रखा हुआ था, ठीक है, वो यहाँ पे शो हो जाता है। और दैट्स इट। ये यानी कॉन्फ़िगरेशन इतनी, जब GUI की बात करते हैं तो सब आपके सामने होता है, कॉन्फ़िगरेशन मुश्किल नहीं है। CLI में हमें कमांडें वगैरह वो चीज़ें याद रखनी पड़ती हैं। कॉन्फ़िगरेशन, अच्छा अब जो असल बात जो हमने जो ट्रबल शूटिंग की वो मैं यहाँ पे भी आपको अगर दिखा दूँ तो वो ये थी, लोड होने दें जी। ये इसके जो ना होम पे एक्सेस पॉइंट था, ये इसके IPs थे, ये दो इसके SSIDs थी जो हमने कॉन्फ़िगर की थी, एक सिस्को AP और एक इरफान। इस पे हम लोगों ने VLAN, किसी VLAN में इसको नहीं रखा इनिशियली क्योंकि ये स्टैंड अलान मैंने आपको बताया था ऑटोनोमस के लिए इसको कॉन्फ़िगर किया हुआ है। इसको एक्सेस पॉइंट रखा हुआ है, बेस्ट रेंज पे रखा हुआ है, और इसकी बाकी तमाम तरह चीज़ हमने इनेबल रखी हुई। ये पेज मिलता है जहाँ पे आपने इसकी मेन कॉन्फ़िगरेशन करनी होती है। बाकी सारी आप उसको ऑटो कॉन्फ़िगर भी रखोगे तब भी वो चलेगा, ठीक है। लेकिन उसके साथ अगर हम लोग बात करें समरी में जाके, हाँ, इन फ्रीक्वेंसीज की और इनकी यहाँ पे सेटिंग पे जाएं तो ये वो रेंज जो बेस्ट रेंज की मैं बात कर रहा था, ये बेस्ट रेंज हमने सेलेक्ट की थी पहले, ये बेस्ट थ्रूपुट पे सिलेक्टेड था, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे ये फ्रीक्वेंसीज थी, मुख्तलिफ तरह की ये फ्रीक्वेंसीज, ये हम लोगों ने सारी इनकी सेटिंग करनी होती है। और उसके बाद अगर सॉफ्टवेयर की बात करें और सॉफ्टवेयर अपग्रेड, यहाँ से जाके इसका IOS अपग्रेड होता है। CLI में भी कर सकते हैं उसी तरह से TFTP सर्वर के जरिए, और इसका GUI में भी यहाँ से भी आप सॉफ्टवेयर अपग्रेड कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, आप कोई भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल पड़ी होगी किसी भी डायरेक्टरी में, यहाँ से आप चूज़ फाइल पे जाएंगे, ठीक है, और वो किसी भी लोकेशन में वो जो फाइल होगी उसको डायरेक्टली पिक कर लेगा।
जैसे ये हमारे पास ये वाली फाइल थी जो हमने इसके ऊपर लोड की थी, ठीक है, ये फाइल मेरी डायरेक्टरी में पड़ी हुई है। तो ये बेसिकली इसका तरीका होता है। आया आ जाएगी, जब सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे फाइल आ जाएगी, मैं आपको दिखाऊंगा। अगर उसके अंदर जो मैन इसका नेसेसरी डॉक्यूमेंट होगा नीडफुल, वो उसको खुद उठा देगा। लाइक अगर इनमें से हम इसको ओपन करें, यहाँ पे ये फाइल आ जाएगी, अपग्रेड पे प्रेस करेंगे तो इसकी अपग्रेडेशन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। ये तरीकाकार है इसका। और सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन को आप लोगों ने देख ली। तो ये बेसिकली इसके GUI को अगर एक्सप्लोर किया जाए तो इसमें ये मेजर पेजेस होते हैं, जहाँ पे हम यहाँ पे समराइज देखते हैं और कॉन्फ़िगरेशन जाके यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर हम लोग करते हैं SSID मैनेजर पे जाके SSIDs डिलीट भी कर सकते हैं। इनको डिलीट करना हो तो हम यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं और नई भी बना सकते हैं SSID, ठीक है। ये देखें, यहाँ से जैसे ही डिलीट प्रेस करेंगे तो ये डिलीट भी हो सकती है। तो ये बेसिकली तरीकाकार है सारा का सारा एक्सेस पॉइंट्स के ऊपर सिस्को के काम करने का। कोई अब ये आपने सिस्को एक्सप्लोर कर दिया है ना, यूनिपर, फोर्टिनेट, हुआवे, किसी भी एक्सेस पॉइंट पे काम करें, GUI के अंदर आपको मेन इन्हीं चीज़ों को एक्सप्लोर करना पड़ेगा। समझ गए बात को? तो ये सारा का सारा आज की क्लास का था। अब बताइए किसी का आप में से कोई क्वेश्चन हो तो पूछें। समझ आइए? समझ आइए? आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हुआ होगा, लेकिन डेली लाइफ की चीज़ें आपको थोड़ा सा अंदाजा हुआ होगा, इंटरेस्टेड लगा होगा। तो ऐसा ऐसा जब आपकी बेस बन जाएगी तो ये चीज़ें आप खुद से करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। चलें जी, चलें, आज के लिए इतना काफ़ी है। अब हम नेक्स्ट क्लास में फिर आगे इससे आगे बात करते हैं। जी, ऑनलाइन वाले लोगों को समझ आ गई है सही? कोई क्वेश्चन हो तो पूछें। माज, समझ आइए आपको? चलें जी, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं इंशाल्लाह।